चला दो, इसको कर दो। हेलो। गुड इवनिंग। कुछ लोग और बढ़ गए घर से आने वाले। हाँ वो देखो आ गए। पढ़ लिया कल वाला? क्या पढ़ा था? क्या पढ़ लिया बताओ, जैसे कि क्या खा रहा छुपा के? क्या भाई? टेबल के नीचे क्या है? 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 हाँ हाँ, तुम ही। दोनों हाथ नीचे है, क्या है? दोनों हाथ एकदम सही कर दो यार। अरे तुम ही भाई, खंबे वाले भाई। हाँ चलो ठीक है। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम किसने दिया बेटा? अपन पलटा ही नहीं, वो तो पीछे रह गया पेज, है ना? किसने दिया? जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम इज डिस्क्राइब्ड बाय हैंस सेली। और जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम है क्या बालिका? तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? यूट्यूब। हाँ, एक तुम और एक तुम। क्या बोला मैंने लास्ट वर्ड? मैं चेक कर रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन, इसको चेक करना बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, कि मैंने भी लास्ट सेंटेंस में क्या बोला। क्या बोला था बेटा, बताना एक बार। हाँ आप बताओ, जो बकल डाल के बैठे हो इसको क्या बोलते हैं? हेयर बैंड बकल, जो क्या है ये? हाँ बोलो। मैंने लास्ट वर्ड क्या बोला था? नहीं सुना ना? नहीं सुना ना? फिर चाय को बेंच तोड़ रहे हो बेटा फिर? हम्म? नीचे बैठा दो इधर, अगर नहीं सुनेगी पहली बार। क्या बोला? कितना डिप्रेशन सिंड्रोम है सेली ने डेवलप किया, फिर बोलेगा हमें नहीं समझ में आता। आएगा कैसे? कहानी खोलेंगे तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे। एंसेली ने डिस्क्राइब किया, और ये है क्या? फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है स्ट्रेस के लिए, बॉडी का फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। तीन फेजेज होगी, तो तीन स्टेजेज बोल सकते हो: अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन। अलार्म में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, फाइट और फ्लाइट वाला आएगा। वही रेजिस्टेंस में पैरासिम्पैथेटिक है, वापस बॉडी को प्री स्ट्रेस वाली स्टेट में लाना है, नॉर्मलाइज करने का काम करेगा। वही एग्जॉशन फेज में बॉडी की सारी कैलोरी एनर्जी सब कुछ क्या हो जाएगी? डिप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखा क्राइसिस। क्राइसिस क्या है? कि जब कोपिंग मैकेनिज्म फेल हो जाएंगे, उस स्टेट को क्राइसिस स्टेट बोलते हैं, जिसमें सीवियर एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन होगा। और क्राइसिस में टाइप्स है, जिसमें मैचुरेशनल क्राइसिस रिलेटेड टू मैचुरेशन, और मैचुरेशन प्यूबर्टी आएगा, एडोलेसेंट फेज आएगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, हैं, और रिटायरमेंट होगा, ये वाले मैचुरेशनल है। सिचुएशन, सडन कोई सिचुएशन अराइज हो गई, जैसे कि हम्म हम्म वाह राहुल, वाह वाह वाह। इसके अलावा सोशल को हम एडवेंटिशियस क्राइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस क्राइसिस। ये बहुत रेयर, कॉमन है, जरूरी नहीं है हर किसी के साथ हो। ये नेचुरल डिजास्टर वाले हैं, नेचुरल डिजास्टर, वार, वायलेंस, ये सब आता है एडवेंटिशियस क्राइसिस में। इसके अलावा और क्या था? ग्रीफ। ग्रीफ क्या है? नॉर्मल इमोशनल रेस्पॉन्स टू लॉस। कुछ भी कोई प्यारी चीज चली जाती है, उसके पीछे जो हमारे इमोशंस होते हैं वो ग्रीफ कहलाता है। इसमें बिरेवमेंट एंड मॉर्निंग है। बिरेवमेंट इज टाइम पीरियड, एंड ग्रीफ और मॉर्निंग इज द वे इंडिविजुअल सॉरी हिज और हर इमोशन, है कि हम उस दुख की घड़ी में, दुख के समय में कैसे बिहेव कर रहे हैं, इमोशन कैसे शो कर रहे हैं, किसी की मेमोरी शेयर कर रहे हैं, अलग तरह के कपड़े पहन के शोक जता रहे हैं, वो सब इंक्लूड होगा मॉर्निंग में। इसके अलावा कुबलर रोस ने दी है थ्योरी। बेटा, पेशेंट बता रहा है कि पेशेंट है ग्रीफ में, वो बोल रहा है व्हाई मी इट्स नॉट हियर। किसका एग्जांपल है? पेशेंट बोल रहा है बेटा, डिनाइल, मैं भी झुठलाता हूँ इस बात को, बैठ जाओ, डिनाइल कर दूंगा मैं भी। पेशेंट बोल रहा है व्हाई मी गॉड इट्स नॉट हियर। किसका एग्जांपल है बेटा? है एंगर का? अच्छा तुम बताओ भाई, लिखा है उसने, झांक लेना अंदर। किसका है? अरे मैं ही क्यों, मैंने क्या किया, ये अच्छी बात नहीं है भगवान, मैंने क्या बुरा किया? किसका एग्जाम्पल? बैठ बेटा, बैठ जा। किसका एग्जाम्पल? अरे गुस्से में है कि मैं ही क्यों, मैंने क्या बुरा किया था? ये एंगर का है। प्लीज इस बार या कुछ समय और दे दो, बार्गेनिंग है। अकेला पड़ा हुआ, किसी से बातें नहीं कर रहा है, सबको कॉल लगा रहा है। ओ भाई साहब, आज क्या है खास? इसके अलावा और क्या रह गया? नहीं है, नहीं ये हो नहीं सकता, वो डिनाइल है। वो क्या है? डिनाइल है, इतना ही था। अब उसके आगे में अपने देखा था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट 87 वाला था, उससे पहले यूनिसी एक्ट था। प्रीवियसली मेंटल इल पर्सन को यूनिटी कहा जाता था। है? क्या नाम है? नाम तो मुझे नहीं पता। अरे बालिका, तुम, हाँ तुम जो यहाँ से मुझे सीधी अकेली दिख रही हो, यहाँ से यूं अभी भी उधर ही झांक रही, क्या दिखा रही है वो? अरे बेटा इसको भी दिखा दो, पास में दिखा दो ना इधर, किसी गर्दन में आ रही है। हाँ तो बता, तुम्हें बता, बता कि मेंटली इल कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? कसम है तुमको भगवान की। अरे तुम नहीं आ रही है टी शर्ट वाली लड़की, हाँ बताओ बेटा। तो पहले खड़ी हो और कोई बोलेगा नहीं है। मेंटली इल पेशेंट को पहले क्या कहते थे? हैं? उनके लिए एक्ट क्या था? कसम दिलाई ना मेरे को, है बेटा? यूनिसी एक्ट था, कब पास हुआ? हाँ 1912, 1912। बैठ जा, ध्यान दे इधर, उधर मत झांक, तुम्हारी कॉपी का है। तो फिर उसमें क्या देख रहे, दूर के ढोल सुना? तो उसके बाद आया मेंटल हेल्थ एक्ट 87 वाला, है ना? 87 वाला एक्ट, 87 वाले एक्ट में क्या है भाई? तेरे भी नीचे क्या है? फोन है हाथ में, दोनों हाथ ऊपर कर देना, पैर नीचे कर देना, कुछ आवाज आई? फोन गिरा तो हाँ। तो उसमें कितने चैप्टर्स थे आपके? 10 चैप्टर्स और 9 टाइप्स ऑफ सेक्शन थे। चैप्टर 4 में एडमिशन था, 5th में डिस्चार्ज था, इतना याद रख लेना। उसके बाद जो 2017 वाला एक्ट था वो था, क्या नाम है उसका?
नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 7 अप्रैल 2017 को पास हुआ, 7 जुलाई 2018 से लागू हो गया। ठीक बात है। इसके अलावा इसमें 16 चैप्टर है और 126 सब सेक्शन और क्लॉज है। इसमें जो चैप्टर 12 है उसमें एडमिशन ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज है। इतना तक हो गया था। चलो उसके आगे गलाते हैं कि बारिश की बूंद भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार गिरना बड़ी नदियों का बहाव बन सकता है। वैसे ही तुम लोगों के छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कई बच्चे अभी नीचे आ रहे थे, उदास हताश से दिख रहे थे। क्यों, क्या समस्या आ रही है? अरे समस्या नहीं है। अगर समोसा खिलाने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो मैं सबको समोसा खिला सकता हूँ 1 महीने तक। बस सर्दी होगी, सैलरी देनी पड़ेगी फर्स्ट। क्यों 1 महीने तक रोज खिलाऊंगा, इसका मतलब कितने रुपए हो जाएंगे? समोसे से नहीं होगा भाई। छोटी छोटी समस्याएं जिंदगी में आती रहेगी। कईयों की फैमिली प्रॉब्लम है, कईयों के पैसे नहीं है, कईयों के लोन है, कईयों के घर वाले नहीं मान रहे, कईयों के हस्बैंड नहीं मान रहे, कईयों के छोटे बच्चे हैं, कईयों को यहाँ खाना अच्छा नहीं लग रहा, मैस अच्छा नहीं, भीड़ ज्यादा है, हॉस्टल अच्छा नहीं। ये सब समस्याएं चलेगी। 6 महीने एडजस्ट कर लो और मेहनत कर लो। उसके बाद ये भीड़ हॉस्टल सब छूट जाएंगे। बड़ा सा कमरा ले सकती हो किराए से, खुद का फ्लैट ले सकती हो, खरीद सकते हो, लोन रूम मिलता है? खरीद लेना फ्लैट 3 BHK और अकेले रहना उसमें, पसंद पसंद के सोना ऐसे फैल के, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और उसके बाद खाना पसंद नहीं आए तो रोज जोमेटो से बाहर से मंगा सकती हो। वो क्या होते हैं वो पिज्जा और वो लंबे लंबे क्या चाउमीन है, बर्गर, डोसा, इडली। और ये कुछ अपने बाहर वाले बच्चे छत्तीसगढ़ वाले वो चावल के साथ चिकन खाते हैं, चावल के साथ बिरयानी। हाँ बिरयानी है? चलो अब बिरयानी से शुरू खत्म नहीं होगा आज, वरना चलो शुरू। ये तुम्हारे लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनो। ये तुम्हारे लिखा हुआ है पुराने बच्चों के, याद करो लिखा हुआ है। ये वही 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रोहिबिट की और इनहिबिट की। जिसके नहीं लिखा हुआ वो लिख सकते हो, नहीं जिसके नहीं लिखा है वो लिख लो ना। 5 चीजें क्या थी वो सुन लो, मैं बोल दूंगा। पहला कि 2017 वाले एक्ट का जो मेन फोकस और मेन पर्पस था वो था मेंटली इल पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना है। एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है। वो मेंटली डिस्टर्ब है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जानवर की तरह आप बांध के रखो। तो चेनिंग और रीस्ट्रेनिंग प्रोहिबिटेड है। दूसरी बात, ईसीटी माइनर में नहीं देंगे, और माइनर का मतलब होता है 18 साल से कम का। अब माइनर को जरूरत पड़ गई ईसीटी तो क्या करोगे? तो भाई साहब कंसेंट लेंगे। अगर माइनर खुद की लाइफ को खतरा है या उस माइनर से दूसरे की लाइफ को खतरा है, उस कंडीशन में ईसीटी माइनर को दी जा सकती है। वो भी उसके गार्जियन यानी पेरेंट्स और रिलेटिव के कंसेंट से ली जाएगी। और वो ईसीटी देने के लिए आपको मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करना होगा। ये भी पॉइंट आ गया। इसके अलावा स्टरलाइजेशन नहीं करना है। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है क्या? ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। जैसे मेल इन बच्चों में ट्यूबेक्टोमी नहीं करेंगे क्योंकि उनके फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है ना तुम्हारे। हाँ, तो ट्यूबेक्टोमी तुम्हारे नहीं करेंगे, है ना। और मेल में वेसेक्टोमी नहीं करना है क्योंकि मेंटली जो डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसा मान रहे सोसाइटी में पागल है, पागल है, स्पेशली फीमेल में ट्यूबेक्टोमी ज्यादा करते हैं। अगर कोई फीमेल मेंटली डिस्टर्ब हो गया सीवियरली तो कौन बच्चा पालेगा, इसलिए उनके स्टरलाइजेशन कर दिया जाता है। तो वो भी नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें एमसीक्यू पहले भी आया था, फिर आ सकता है। हो गया, चले आगे। नहीं हुआ? लिख रहे हो क्या? लिख रहे ना यार, लिखो। तो फिर मैं ये 5 बार बोलूंगा, जिससे लिखा हुआ है वो याद करो। ये 5 चीजें याद रखना है। एमसीक्यू ऐसा आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोहिबिटेड प्रोसीजर इन 2017 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। तो आपको ये 5 चीजें याद होनी चाहिए। एक वो भी याद होना है, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड, कि सुसाइड अटेम्प्ट करना क्रिमिनल एक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो माइनर में ईसीटी नहीं देंगे, मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थीसिया के साथ देंगे। इसके अलावा स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे और रीस्ट्रेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वाला पॉइंट छोड़ देना। ये वाले पॉइंट में वही है कि देना क्यों है। अगर माइनर को देनी पड़ी ईसीटी तो क्या करोगे, और रीस्ट्रेंट का यूज करना पड़ा तो क्या करना है। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव, वायलेंट, एग्रेसिव है, आईवी स्टैंड लेके पीछे दौड़ रहा है स्टाफ के, तो क्या करोगे? करना पड़ेगा ना। तब कंसेंट लेना है और जितने ड्यूरेशन के लिए नीडेड है उतने ही टाइम रीस्ट्रेंट करना है। नहीं मान के पड़ेंगे 2-3 दिन तक, ऐसा नहीं है। आपको रीस्ट्रेंट ऑब्जर्व करना है एवरी 12 आवरली। उसके बाद रीस्ट्रेंट की जरूरत है या नहीं है उस चीज को असेस करते हुए डिसाइड करना है। फटाफट लिखो, आधे लोगों में लिखा हुआ है ना, जल्दी जल्दी करो। तुम तो क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे 4 पॉइंट याद है ना, तो लिखो ना मन से। नहीं लिखोगे? पहला पॉइंट कह रहा है ईसीटी विदाउट मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थीसिया के नहीं देंगे। दूसरा कह रहा है माइनर में नहीं देंगे, स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे, और चौथा बांधेंगे नहीं। ठीक बात है। अगर माइनर को ईसीटी की जरूरत है तो साइकियाट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन कंसेंट के साथ दी जा सकती है। बस इतना ही तो है, जल्दी लिख लो। इसके बाद देखेंगे अपन एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर्स। एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर। तो कैसे एडमिट होते हैं साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में पेशेंट? कोई भी पेशेंट जिसको लगता है, कोई भी अडल्ट, यानी कि माइनर नहीं है वो मेजर है, कोई भी अडल्ट जिसको लगता है वो मेंटली अनफिट है, मेंटली डिस्टर्ब है, वो हॉस्पिटल जाएगा, साइकियाट्रिस्ट को दिखाएगा, साइकियाट्रिस्ट एग्जामिन करेगा, फिर उसको लगेगा कि पेशेंट को एडमिशन की जरूरत है तो उसको एडमिट कर लेगा। ये वॉलंटरी एडमिशन कहलाता है। क्या एडमिशन है ये? वॉलंटरी एडमिशन। दूसरा है कि इनवॉलंटरी एडमिशन। इनवॉलंटरी एडमिशन क्या होगा, या फिर इसको बोलते हैं एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ये क्या होगा कि कोई भी माइनर है या कोई भी मेजर पेशेंट है बट वो हॉस्पिटल जाने को रेडी नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है। नॉर्मली सीधी सी बात है, मोस्ट ऑफ पेशेंट नहीं जाना चाहेंगे हॉस्पिटल। तो जो पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब है उसका फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, वाइफ, हस्बैंड, जो भी है पेरेंट्स, वो पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जा सकते हैं।
और एग्जामिन करवाइए, जरूरत होगी तो एडमिशन होगा। तो ये एडमिशन कहलाता है इनवॉलंटरी एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। फिर आता है ऑन रिसेप्शन ऑर्डर, फिर एक एडमिशन है ऑन रिसेप्शन ऑर्डर। अब रिसेप्शन ऑर्डर का मतलब होता है कहीं ना कोई ऑर्डर पास करेगा कि इस पेशेंट को एडमिट कर लो। तो उसमें एक तो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी जा सकती है कि एडमिशन ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन दे सकता है? एप्लीकेशन वही दे सकता है, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर है, वाइफ, हस्बैंड, पेरेंट्स, वो एप्लीकेशन देंगे। और एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को देंगे, मजिस्ट्रेट साइकेट्रिस्ट को रेफर करेगा, फिर पेशेंट को एग्जामिन करेगा, जरूरत होगी तो एडमिट करेगा। ये हो गया। दूसरा होता है ऑन प्रोड्यूसिंग डायरेक्टली बिफोर द मजिस्ट्रेट, जो मेंटली इल पेशेंट है सीधा मजिस्ट्रेट के सामने फेस करो, वहां साइकेट्रिस्ट, दो साइकेट्रिस्ट के सर्टिफिकेट चाहिए या साइकेट्रिस्ट आके एग्जामिन करेगा, पेशेंट एडमिट है तो एडमिट किया जाएगा। तीसरा इंक्वेस्ट, जुडिशियल इंक्वेस्ट। अगर किसी के अगेंस्ट जुडिशियल इंक्वायरी चल रही हो, कोर्ट के थ्रू चल रही हो, तो कोर्ट ऑर्डर देता है उस पेशेंट के भले के लिए कि जब तक इसकी मेंटल हालत ठीक नहीं हो इसको एडमिट किया जाए, वो कहलाता है एडमिशन बाय जुडिशियल इंक्वेस्ट। एक होता है एडमिशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर, जेल में जो कैदी है अगर वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो उनका क्या होगा? तो उनका भी वही होगा कि जो जेल का इंचार्ज है वो साइकेट्रिस्ट को दिखाएगा, वो साइकेट्रिस्ट के सर्टिफिकेट के साथ कोर्ट में पेश करेगा और कोर्ट ऑर्डर देगा कि इनको एडमिट किया जाए, तो एडमिट कर देंगे। ये टाइप ऑफ एडमिशन है, लिखोगे तो समझ में आएगा, बहुत सिंपल है वैसे। अब हो गया भाई एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर। देखो हेडिंग डालो, एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर, एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर। ये मत लिख लेना, 3 महीने की आदत है तुम तो ये भी लिखने बैठ जाओगे। एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर लिखो। अब टाइप्स ऑफ एडमिशन देखें, टाइप्स ऑफ एडमिशन लिखो। टाइप्स ऑफ एडमिशन जो मैंने अभी बोला सब वही है, तुम लिखते जाओ, मैं बोलता जाऊंगा। पहला एडमिशन है एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस, सीधा सीधा नाम से दिख रहा है कि वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब पेशेंट कोई भी जिसको लगता है वो मेंटली अनहेल्दी है या फिर कोई माइनर है, वो खुद जा नहीं सकता क्योंकि वो माइनर है, तो उसके पेरेंट्स ले जाएंगे तो भी वो वॉलंटरी एडमिशन कहलाएगा, वो वॉलंटरी। अंडर ऑथोरिटी ऑर्डर और रिसेप्शन ऑर्डर में 4 टाइप के बताए थे तुमको। और फिर स्पेशल सर्कमस्टेंस वाला है, स्पेशल सर्कमस्टेंस में जो पेशेंट विलिंग नहीं हो वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आएगा। ग्राफ बना के लिख लो चारों के नाम फटाफट, तब तक मैं चॉकलेट खा लेता हूँ। सेक्शन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अरे बालक, ऊपर हेडिंग दे दी टाइप ऑफ एडमिशन। 3 तरह के एडमिशन होता है, एक यू लाइन गेज, एक यू गेज, एक यू गेज। अच्छा बाद में खींचेगा। बड़े चालाक लगते हो, देख रहे हो भैया। खींच ले बेटा, तुम तो सोच में पड़ गए हो। क्या हुआ? हाँ, कौन सी कॉपी? आज का है वो? हम्म? अच्छा आज सेकंड डे ही है क्लास में, तो लिखो ना, कल का हुआ फिर। बहाने मत बनाओ, लिखो। तो प्रैक्टिस होगी बेटा, पार्टी तुम्हारे सिलेक्शन पे लेके। तो अभी कोई परमानेंट लीडर थोड़ी कर दिया, 15-20 दिन फिर से आ जाऊंगा। अच्छा इस खुशी में तुमने लिखा हुआ भाई? हाँ, अच्छा पहले का। एडमिशन ऑफ या एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस, नाम से भी समझ सकते हो कि वॉलंटरी बेसिस पे है। कोई भी इंसान जिसको लगता है वो मेंटली डिस्टर्ब है, वो हॉस्पिटल जाके अपना एग्जामिनेशन करवा सकता है, साइकेट्रिस्ट को दिखा सकता है। अगर साइकेट्रिक एग्जामिनेशन करने के बाद उसको लगेगा कि पेशेंट एडमिट करना है तो उसको एडमिट किया जा सकता है, वॉलंटरी एडमिशन कहलाएगा। दूसरा वॉलंटरी में वही आएगा कि कोई भी माइनर वो खुद नहीं जा सकता बट पेरेंट्स लेके जा रहे हैं तो भी वो वॉलंटरी एडमिशन कहलाएगा, तो भी वो वॉलंटरी एडमिशन ही कहलाएगा। दूसरा है रिसेप्शन ऑर्डर या ऑथोरिटी ऑर्डर। इसमें 4 तरह की चीजें आएगी, या तो एप्लीकेशन दो, या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, या कोर्ट में जिसके अगेंस्ट कोई कानूनी इंक्वायरी चल रही हो वो कोर्ट ऑर्डर देगा कि इसको एडमिट किया जाए, या फिर जो मेंटली डिस्टर्ब कैदी है जेल में वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो उसका एडमिशन भी कोर्ट के थ्रू होगा। इसके अलावा जो तीसरा टाइप है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वाला, उसमें कोई भी पर्सन जो हॉस्पिटल जाने के लिए विलिंग नहीं है, वो नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल, तो उसके पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ कोई भी उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं और एग्जामिनेशन में अगर जरूरत है तो एडमिशन किया जा सकता है। भाई बहुत जोर से फेंका पेन, इतनी दूर हो गया लिख के? नहीं हुआ? जल्दी करो, कलाकारी सजावट बाद में कर सकते हो। सब लिखिए ना, बस वही बहुत है। हो गए? अरे राहुल बाबा बहुत पीछे चल रहे हो, फोटो खींचो। अरे आज बहुत तीर बनेंगे,
सारे तीर तीर में तुम इतना टाइम लगाओगे, मेरे को तो नहीं याद थेरेपेटिक कम्युनिकेशन भी होगा। बस तुमको समझ में आ गया तो आगे लिखाऊंगा नहीं मैं, समझ में कहाँ से आएगा, समझ में इतना जल्दी आ गया होता तो यहाँ थोड़ी बैठे होते अभी, है ना। हाँ, वक्त लगेगा भाई। चलो अब हो गया, अरे हो गया क्या, नहीं हुआ। अब देखो और तीर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, देखो तुम बच के रहना। अब देखो वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री किसको कह सकते हैं, कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन सा टाइप का एडमिशन, ऐसे कंडीशन भी होती है कि ये सेम कंडीशन। देखो इधर देखो कि द पेशेंट इज अनविलिंग और अनेबल टू मेक ए रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन, ए रिलेटिव और ए फ्रेंड मेक द एप्लीकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ पेशेंट, व्हिच काइंड ऑफ एडमिशन इज। तो आपको फटाक से आंसर देना है कौन सा एडमिशन है, इनवॉलेंट्री है। और वॉलेंट्री देखो इफ द पेशेंट इज विलिंग, रिक्वेस्ट मेड बाय ए मेजर और गार्जियन ऑफ द माइनर फॉर द एडमिशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। या तो पेशेंट खुद विलिंग है, पेशेंट कह रहा है हॉस्पिटल ले चलो, या तो खुद आ रहा है, और पेशेंट विलिंग है और उसके रिलेटिव लेके आ रहा है तो भी, और माइनर है और उसके रिलेटिव लेके आ रहा है तो भी वो क्या एडमिशन कहलाएगा, वॉलेंट्री एडमिशन कहलाएगा। ये दो कंडीशन हो गई। सेम वही है, एप्लीकेशन मेडिकल ऑफिसर को देंगे, इंक्वायरी करेंगे, एग्जामिन करेंगे और जरूरत पड़ी तो एडमिशन कर देंगे, जरूरत पड़ी तो एडमिशन करेंगे। और वो जो अनविलिंग वाला है वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वाला एडमिशन कहलाएगा। अगर ऑप्शन में इनवॉलेंट्री ना होके एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है तो वो एडमिशन कौन सा है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है। जिसमें पेशेंट अनविलिंग है, पेशेंट अनविलिंग है, नहीं जा सकता या नहीं जाना चाहता तो वो इनवॉलेंट्री एडमिशन कहलाएगा अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या। अरे नाम से दिख रहा है ना, वॉलेंट्री का मतलब यही है कि पेशेंट विलिंग है, पेशेंट विलिंग है या फिर माइनर है कोई तो उसके पेरेंट्स ले जा रहे हैं, और पेशेंट अगर खुद विलिंग है तो वो वॉलेंट्री एडमिशन कहलाएगा। पेशेंट अगर विलिंग नहीं है और उसके रिलेटिव लेके जाएंगे और एडमिशन करवाएंगे तो इनवॉलेंट्री एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कहलाएगा। वैसे दिखने में छोटा लग रहा है, मैं तो पट 1 मिनट में बोली, पर तुमको टाइम लगेगा लिखने के लिए, शब्द काफी है। अरे वॉलेंट्री का मतलब अपने आप, इच्छा अनुसार, खुद की मर्जी से, वो है वॉलेंट्री। दूसरा होगा बेटा इतना माइक्रो देखने की कोशिश क्यों कर रही है, इतने सामने टीवी पड़ी तरह नहीं दिख रहा। अरे भाई लिखना नहीं चाह रही थी क्या, हेडिंग भी अब डाली हो। मेरे को आते देखे हेडिंग डाल दी, ये धोखा खुद के साथ होगा बेटा। अभी तुम लोग पढ़ लो ना, लिखा हुआ तो अभी अभी लिखा है तो ये क्यों नहीं लिख रहे हो, ये लिख लिया इतना जल्दी कैसे। मैं उधर आऊंगा तब देखता हूँ। अगर पेशेंट विलिंग है और अगर पेशेंट माइनर है तो उसके गार्जियन द्वारा एडमिशन की रिक्वेस्ट वॉलेंट्री एडमिशन कहलाएगा। इन वॉलेंट्री में पेशेंट अनविलिंग है, अगर फैमिली मेंबर गार्जियन उसको लेके जाएंगे और एडमिशन करवाएंगे तो वो एडमिशन इन वॉलेंट्री एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कहलाएगा। मेनली 3 तरह के एडमिशन है। सो मत बेटा, है आंखें दर्द हो रही, खटक रहा है आंखों में, मैं ही खटक रहा हूँ शायद, मजाक। अरे मजाक किया, इतनी मजाक क्या है भाई। अच्छा ठीक है, ये अच्छी मजाक नहीं थी। तुमको सुनाई भी दे दिया। पढ़ लो भाई, लिखा हुआ पढ़ लो, जिसने लिख रखा है याद हो जाए 5 मिनट में। हो गया याद, अभी पूछते हैं। अभी यहाँ हर जगह लिखा हुआ है एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन देगा मतलब कौन देगा एप्लीकेशन। हाँ पेरेंट्स दे सकता है, इसके अलावा और कौन दे सकता है, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से जो भी मेंटल इल है उसका, या तो फीमेल है तो उसका हस्बैंड होगा, मेल है तो उसकी वाइफ होगी, वो दे सकते हैं। बट शर्त यह है कि जो सेपरेटेड है, जो सेपरेटेड हो चुके, ब्रेकअप हो चुका है, वो लोग ये काम नहीं कर सकते। वो साजिश के तहत है कि इसको पागल करार दे देते हैं, पागल खाने में पटक देते हैं, वो वाले लोग नहीं दे सकते एप्लीकेशन। इसका ख्याल रखना है। विदेशों में लिविंग पार्टनर होते हैं जिसको सिविल पार्टनर बोलते हैं, तो सिविल पार्टनर भी लीगली अलाउड है एप्लीकेशन देने के लिए, क्योंकि वहाँ लिव इन इज लीगलाइज्ड है, वहाँ लिव इन में ही रहना है, वहाँ 7 जन्मों की कसमें खाना जरूरी नहीं है। तो जिसको सिविल पार्टनर कहा जाता है या लिविंग पार्टनर कहा जाता है वो लोग भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और जो एप्लीकेशन लगा रहा है लास्ट 48 आवर्स में पेशेंट से जरूर मिला हो, पेशेंट से तो मिला नहीं, कहीं और सिटी में बैठा है और सीधा आया और एप्लीकेशन लगा दिया, ऐसा नहीं। लास्ट 48 आवर्स में जिस पेशेंट को एडमिशन के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, लास्ट 48 आवर्स में उस पेशेंट से मिला होना चाहिए। वो कहीं और बैठ के आप ऐसे ही एप्लीकेशन नहीं लगा सकते कि वो मेंटली इल है उसको एडमिट कर लिया जाए, ऐसा नहीं। अब हो गया।
अरे हुआ क्या, फिर इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, तीर उधर नहीं होने बेटा, उड़ता तीर हो जाता है, ऐसे में सीधा रखो। इधर उधर नहीं हो, जिधर है उधर ही जाने हैं, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा ना, वॉलेंट इन वॉलेंट बदल जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, पेशेंट विलिंग है या फिर कोई माइनर के पेरेंट्स लेके जा रहे हैं तो वॉलेंट्री एडमिशन है। पेशेंट विलिंग नहीं है और उसको एडमिशन करवाया जा रहा है उसके रिलेटिव के थ्रू, तो वो इनवॉलेंट्री एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कहलाएगा। इतनी ही बात है इस बात में। हो गई बात इतनी? तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही लग रहा है? अरे कोई खोपड़ी में घुस रही है कि नहीं? नहीं घुस रही? चले आगे। जो नहीं लिख पाए वो फोटो ले ले बेटा, ये लिखना नहीं, रुक जाओ पहले, लिखने में टूट पड़ोगे, पहले सिर्फ सुन लो कि भैया ये एप्लीकेशन कौन लगा सकता है पेशेंट के एडमिशन की। तो सिंपल सी बात है, कौन लगा सकता है? ये कौन होता है? ये कौन है ऐसा रिश्ते वाला, कौन है? हाँ, या तो टोना होगी या बाबू होगा है? तो टोना बाबू लगा सकते हैं। ये सिविल पार्टनर ये अपने यहाँ नहीं है, ये विदेशी बात है। ये विदेशी वाले हैं सिविल पार्टनर, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिविंग कॉन्ट्रैक्ट है ना, एग्रीमेंट, शादी, इतने महीनों तक साथ रहेंगे, ग्रीन कार्ड वीजा ले, वो ग्रीन कार्ड लेने के लिए, जॉब का परमिट लेने के लिए, ऐसा लोग बहुत सारे करते हैं, सिविल पार्टनर कहलाता है। ये विदेशी बात है, अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ ऐसा पता चलेगा तो हंगामा हो सकता है, इसलिए ऐसा वाला यहाँ नहीं होता है। या फिर रिलेटिव कर सकता है, या फिर कोई पेशेंट मेंटली अनहेल्दी है और गवर्नमेंट ने उसके देखभाल के लिए कोई ऑफिसर नियुक्त किया हो, ऑफिसर लगा रखा हो, तो ऑथराइज ऑफिसर भी एप्लीकेशन दे सकता है। अब यहाँ देखो, इसके अलावा जो सेपरेटेड स्पाउस है वो बिल्कुल अलाउ नहीं होंगे, याद रखना है। सेपरेटेड स्पाउस का मतलब है जिनका डाइवोर्स हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, अलग अलग हो गए, उसके बावजूद पागल घोषित करने में तुले पड़े हो, तो वो नहीं अलाउ है, वो माना नहीं जाएगा, तो ध्यान रखना है। और या फिर हस्बैंड वाइफ थे या लिव इन वाले थे, एक दूसरे ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा रखा हो, वो लोग भी अलाउ नहीं होंगे, क्योंकि साजिश हो सकती है। पहले तो पीटा घर में, अब उसको पागल करार देने के लिए साजिश हो सकती है, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस का अगर केस हो रखा हो, वो लोग भी अलाउ नहीं होंगे। तो आपको पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं, इसमें क्वेश्चन आता है कि टू एडमिट या फॉर द एडमिशन ऑफ मेंटल इल पेशेंट हु कैन मेड एप्लीकेशन, हु कैन मेड एप्लीकेशन, तो आपको याद रखना है स्पाउस बट नॉट सेपरेटेड और डाइवोर्स, कैसे याद रखना है। इसके अलावा सिविल पार्टनर और रिलेटिव याद रख सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स ब्लड रिलेटिव याद रख सकते हो, और ऑथराइज्ड ऑफिसर याद रख सकते हो। इसके अलावा ये सेपरेटेड स्पाउस नहीं चलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस केस वाला नहीं चलेगा। शर्त यह है जो भी एप्लीकेशन लगा रहा है उसने 48 आवर्स पहले एटलीस्ट, लास्ट 48 आवर्स में एक बार पेशेंट को देखा है। पेशेंट को तो देखा ही नहीं, मिला ही नहीं, एक महीने से और बता रहा है वो मेंटली डिस्टर्ब है, ऐसा नहीं। आपको एडमिशन करवाना है तो एटलीस्ट लास्ट 48 आवर्स में आपने पेशेंट को देखा हो। अब लिख लो, कैसे लिखोगे कि हु कैन मेड एप्लीकेशंस, उसमें लिख लो पॉइंट पॉइंट, सिविल पार्टनर, स्पाउस या लिव इन पार्टनर लिख लो, या ऑथराइज्ड ऑफिसर और रिलेटिव्स। कौन नहीं कर सकता है एप्लीकेशंस, तो सेपरेटेड स्पाउस और सिविल पार्टनर, और जिसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, ये दो लाइन लिखनी है। इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन लगा रहा है उसने लास्ट 48 आवर्स में पेशेंट से मिला हो, देखा हो, तो एप्लीकेशन कौन लगाएगा? हाँ, हस्बैंड और वाइफ और रिलेटिव और ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन नहीं लगा सकता कि सेपरेटेड, सेपरेटेड स्पाउस नहीं लगा सकते, या रिलेटिव लिविंग पार्टनर वाले नहीं लगा सकते, और जिनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो वो भी नहीं लगा सकते हैं। और जो भी एप्लीकेशन लिख रहा है वो लास्ट 48 आवर्स में एटलीस्ट पेशेंट से मिला हो। तीन बातें लिख लो, छोटी छोटी तीन बातें। क्या हुआ बेटा, सोच क्यों रही है, लिख नहीं रही तुम? नहीं लिखा है? लिख लिया? कब? अभी अभी? बहुत फास्ट है भाई। आलस नहीं दिखाना है, कई आलसी है, छोड़ कौन लिखेगा इतना, ऐसा नहीं लिखना है। लिखा होगा तो उम्मीद है, हो सकता है कभी पढ़ लो, अगर लिखा ही नहीं है तो पढ़ने की कोई उम्मीद भी नहीं है वैसे भी। कौन एप्लीकेशन देगा? स्पाउस देगा, सिविल पार्टनर देगा, रिलेटिव देगा, या ऑथराइज्ड ऑफिसर दे सकता है, या फिर फैमिली फ्रेंड्स दे सकता है। इसके अलावा कौन नहीं दे सकता कि सेपरेटेड स्पाउस हो या सिविल पार्टनर हो और जिनके अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो। अब एप्लीकेशन देने वाला एटलीस्ट 48 आवर्स पहले, लास्ट 48 आवर्स में एक बार एटलीस्ट पेशेंट से मिला हो, यही शर्त है। हो गया? अरे इतना क्या लिख रहे हो, चाचा ताऊ के सबके नाम लिख रहे हो क्या? अरे स्पाउस देगा, रिलेटिव देगा, ऑथराइज्ड ऑफिसर देगा, फ्रेंड्स दे सकता है, क्लोज फ्रेंड से। बहुत ही ज्यादा लिख रहे भाई। अब हुआ? क्या प्रोसेस है कि ऑथोरिटी ऑर्डर वाला जो था मेन चीज, उसमें करना क्या है, तो उसमें पिटीशन का मतलब एप्लीकेशन है, एग्जामिन किया जाएगा, एग्जामिन करके डिटर्मिनेंट्स में देखा जाएगा, डिसाइड करने वाले लोग होंगे,
और वो डिसाइड करेंगे एग्जामिन के बाद कि एडमिशन करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो रिलीज कर दिया जाएगा, और करना है तो एडमिशन कैसा होगा, या तो इमरजेंसी एडमिशन होगा, कंडीशन ऐसी है तो, या शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। तो 3-4 तीर बना लो। अब रिसेप्शन ऑर्डर में 4 चीजें आएगी अगली। 4 में क्या क्या है, एक तो एप्लीकेशन देगा, एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, फिर एक है जुडिशियल इंक्वेस्ट वाला है, और एक है मेंटली इल प्रिजनर का एडमिशन। तो तुम सुन नहीं रहे हो, मैं फालतू ही बोल रहा हूँ। लिखते टाइम तुम कहाँ सुन पाते हो, सुन रहे हो? अच्छा, कैसे कर लेते हो ये? अच्छा ये वो। तो किंग वाली, क्वीन की जगह बेटा किंग वाली टोपी पहना है। क्वीन की जगह किंग वाली है। अच्छा, मजाक कर रहा है, बुरा मन मानना। क्या हुआ, हो गया भाई? अरे कुछ नहीं है, एप्लीकेशन लगाओ, एग्जामिन किया जाएगा। एग्जामिन करके अगर पाया कि मेंटली अनहेल्दी है तो एडमिशन कर देंगे, और वो एडमिशन या तो इमरजेंसी एडमिशन होगा, शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। वो तो हॉस्पिटल स्टे पे बेस्ड रहेगा। और अगर मेंटली एडमिशन लायक नहीं है, मेंटली साउंड लग रहा है, तो रिलीज कर दिया जाएगा। फिर रिसेप्शन ऑर्डर अगला है। रिसेप्शन ऑर्डर जो टाइप में आपने लिखा हुआ है, अब रिसेप्शन ऑर्डर में 4 तरीके लिखे हैं आपने, कि 4 टाइप के हैं। ऑथोरिटी ऑर्डर बोलो या रिसेप्शन ऑर्डर बोलो, इसी का टाइप है 4 टाइप। अब वो 4 टाइप क्या क्या है? पहला है ऑन एप्लीकेशन, दूसरा है बिफोर प्रोड्यूसिंग मजिस्ट्रेट, तीसरा है आफ्टर जुडिशियल इंक्वेस्ट और इंक्वायरी, और जो चौथा है वो एडमिशन ऑफ मेंटल इल प्रिजनर है, कैदी। हो गया अब ये? हाँ हेलो। इसको तुम ऐसे लिखना चाहो तो चारों लिख लो, नहीं तो तीर से लिखना चाहो तो तीर वाला लिख लो, दोनों ऑप्शन है। लो तीर वाला लिखो, पहले ये सुन लो, लिखना नहीं सिर्फ सुन लो। हाँ दोबारा समझ में आ जाएगा। पहला है इसमें ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कौन लिख सकता है, अभी तुमको बताया कौन लिख सकता है, रिलेटिव और फ्रेंड्स एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या स्पाउस लिख सकता है, तो मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन शुड बी सपोर्टेड बाय 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स, ये जरूर याद रखना है, सपोर्टेड बाय 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स, एक साइकियाट्रिस्ट देखेगा, एक जनरल फिजिशियन देखेगा, तो 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स होना बहुत जरूरी है। फिर मजिस्ट्रेट ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ मेंटल हॉस्पिटल एंड एडमिशन अंडर रिसेप्शन इज मेड। सीधी सी बात, फैमिली मेंबर एप्लीकेशन लिख के पहले तो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में दिखा लेंगे, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में दिखा के उसके बाद 2 डॉक्टरों के सर्टिफिकेट बना के लाएंगे, और सर्टिफिकेट बना के मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन देंगे कि साहब ये मेंटली डिस्टर्ब है, इसको भर्ती करना है। तो भर्ती करना है तो वो 2 सर्टिफिकेट देखेगा डॉक्टरों के, और एप्लीकेशन देखेगा, सर्टिफिकेट सही है तो एडमिशन का ऑर्डर देगा। ये पहला हो गया। दूसरा में एप्लीकेशन ना लिख के डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया है कि मेंटली इल पेशेंट, ये कौन करेगा कि मेंटली इल पेशेंट एग्जिबिटिंग वायलेंट बिहेवियर डिटेन्ड बाय पुलिस, ये क्वेश्चन आता है इस पे, कि भाई साहब एक मेंटली इल पेशेंट है और रोड पे इधर उधर भटक रहा था, तोड़ फोड़ कर रहा था, लोगों को मार रहा था, पत्थर मार रहा था, गालियां बक रहा था। अब उसको कौन ले जाएगा? उसको पुलिस लेके जाएगी। अब उसको पुलिस लेके गई, डिटेन बाय पुलिस ऑफिसर हो गया। प्रोडक्शन इन द कोर्ट विद इन 24 आवर्स डिटेंशन, रूल होता है पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होता है, विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना है। अब कोर्ट में पेश करना है तो 2 सर्टिफिकेट चाहिए, अगर एडमिशन कराना है तो वही 2 मेडिकल सर्टिफिकेट, एक साइकियाट्रिस्ट का, एक जनरल फिजिशियन का। अगर वो सर्टिफिकेट सही है तो मजिस्ट्रेट एडमिशन का बोलेगा। तीसरा है आफ्टर इंक्वेस्ट। अब ये क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होल्डिंग एन इंक्वेस्ट रिगार्डिंग एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी मेंटली इल, कोर्ट में कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई केस चल रहा है, और वो कोर्ट को लगता है ये मेंटली डिस्टर्ब है, तो क्या होगा, उस पेशेंट के इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट एडमिशन का ऑर्डर कोर्ट दे सकता है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अभी इसका पहले इलाज किया जाए। अगर किसी के अगेंस्ट जुडिशियल इंक्वायरी है तो उस केस में कोर्ट डायरेक्ट एडमिशन का ऑर्डर देता है। फिर आता है एडमिशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर। प्रिजनर में वही सेम चीज है कि भाई साहब जेल का इंचार्ज उसको लेके जाएगा, सर्टिफिकेट 2 डॉक्टरों के सर्टिफिकेट लेगा और मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन देगा, तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि इनको भर्ती किया जाए। तो ये 4 तरह का एडमिशन है, याद रखना है। पुलिस वाला क्वेश्चन बनता है कि mentally ill patient roaming on the roadside and behaving aggressively or violently arrested by police and produced in court and admission made in mental hospital, which kind of admission is? तो आपको याद रखना है कि ऑन प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट है, और ये एडमिशन बाय रिसेप्शन ऑर्डर है। क्या है? एडमिशन बाय रिसेप्शन ऑर्डर ऑन प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट। उसमें भी याद रखना रिसेप्शन ऑर्डर तो 4 है, बट इसमें क्या कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ठीक बात है। अब तुम तीर वाले लिख लो, ये मत लिखो, तीर वाला लिख लो, ये लो तीर वाला एप्लीकेशन। वही सेम बात लिखी हुई है कि एप्लीकेशन देगा फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, स्पाउस। एप्लीकेशन के साथ में 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, एक साइकियाट्रिक का, एक मेडिकल ऑफिसर का। मजिस्ट्रेट मेडिकल इंचार्ज मेंटल हॉस्पिटल से कंसर्न लेगा कि इनको एडमिट क्लियर करना है और ये मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसको एडमिशन किया जाएगा। ये कहलाएगा एडमिशन बाय रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन लिख के मजिस्ट्रेट को देनी है, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर दे सकता है, साथ में 2 मेडिकल ऑफिसर के सर्टिफिकेट चाहिए और एडमिशन होगा। और एडमिशन कहलाएगा कि एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन। इतने गंभीर सीन बन के सोच रहे हो, इतने मुश्किल नहीं है, ये बहुत सिंपल है। रिसेप्शन ऑर्डर में 4 चीजें हैं। एक है एप्लीकेशन दे रहा है, यहाँ एप्लीकेशन दे ही रहा है, अब तुमको पता है एप्लीकेशन कौन लिख सकता है, तो वो लोग एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन के साथ पहले मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया हुआ होगा और 2 सर्टिफिकेट होंगे, वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे। मजिस्ट्रेट एग्जामिन करके मेडिकल इंचार्ज और मेंटल हॉस्पिटल को ऑर्डर देगा, इनको भर्ती कर लो। अगर एडमिशन कर दिया तो ये एडमिशन कहलाएगा एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो लिखनी आती है तुमको? सेवा में श्रीमान मजिस्ट्रेट महोदय। हो गया, हो गया। ये बाद में बना सकते हो। अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने वाला एडमिशन है कि मेंटली इल पेशेंट एग्जिबिटिंग वायलेंट बिहेवियर डिटेन बाय पुलिस वाला है। पुलिस ने अरेस्ट किया, रोड पे हल्ला गुल्ला चिल्लम चिल्ली कर रहा था, पुलिस उठा के ले गई थाने, 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करेगा, साथ में 2 मेडिकल सर्टिफिकेट या साइकियाट्रिस्ट को दिखा के 2 सर्टिफिकेट लगाएगा और मजिस्ट्रेट एडमिशन का ऑर्डर देगा। ये कहलाएगा एडमिशन बाय रिसेप्शन ऑर्डर ऑन प्रोड्यूसिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। इसमें खास बात यही याद रखनी है कि क्वेश्चन में सेम ऐसी बात होगा कि एक मेंटली इल पेशेंट एग्जिबिटिंग वायलेंट बिहेवियर डिटेन बाय पुलिस produced before magistrate and got admitted in mental hospital. Which kind of admission is? So admission under reception order or producing before magistrate है ये। पुलिस वाला कैसा लगा? स्मार्ट है ना? हम्म? कौन है? अरे लिखा हुआ है तुम्हारे, तो लिख नहीं रही हो? नहीं लिखोगी? हाँ तुम ही अकेले बैठे हो ना, ये है, लिख लिया, शाबाश, बड़े तेज हो भाई, कैसे कर लिया? दूसरे कॉपी में भी लिखना है भाई तलवार? हो गया? अरे होगा क्या? मेंटली इल पेशेंट था, हॉस्पिटल का रोड पे चलता, गली में हल्ला गुल्ला कर रहा था, पत्थर मार रहा था, पुलिस उठा के ले गई, लोगों ने शिकायत करी कि एक पागल पत्थर मार रहा है, गालियां बज रहा है, पुलिस वाली गाड़ी आई और उठा के ले गई। उसके बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया, साथ में 2 सर्टिफिकेट लगाए, एक साइकियाट्रिस्ट का, दूसरा जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर का होगा, 2 सर्टिफिकेट लगा के और एडमिशन बनवाया, और ये एडमिशन कहलाएगा एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर ऑन प्रोड्यूसिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। हो गया? चले आगे। हुआ था या नहीं? अरे हाँ कि ना? ना? क्या बोल रहे हो? लगा लो, एक आध तीर लगा लो। अब हो गया, एक ही वर्ड बचा था। अरे भाई, ये वाला एडमिशन आफ्टर इंक्वेस्ट ऑफ जुडिशियल इंक्वायरी। इंक्वेस्ट का मतलब है जुडिशियल इंक्वायरी। इंक्वेस्ट ऑफ मेंटली इल पेशेंट बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डायरेक्ट फॉर एडमिशन, एडमिशन इज मेड। अब डिस्चार्ज कैसे करोगे इनको? जैसे एडमिट हुए हैं वैसे ही डिस्चार्ज होंगे, सीधी सी बात। कोई एप्लीकेशन रिलेटिव के देने से डिस्चार्ज हुआ है, अब एडमिट हुआ है, तो वो भी डिस्चार्ज कैसे होगा कि रिलेटिव आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, साइकियाट्रिस्ट और मेडिकल ऑफिसर एग्जामिन करेंगे, पेशेंट मेंटली हेल्थी है तो छुट्टी की दी जाएगी, और जो ले जा रहे हैं जिसने एप्लीकेशन दी उससे कंसर्न लिया जाएगा कि तुम इसका ख्याल रखोगे जिससे ये खुद को और दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, और छुट्टी कर दी जाएगी। वैसे ही कोई कोर्ट के थ्रू आया है, कोई एप्लीकेशन देके आया है, तो जैसे आया है वैसे ही जाएगा। तीर वाला नहीं है। कैदी को कैसे एडमिट करोगे?
कि एडमिशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर कैसे होगा? प्रिजनर इंचार्ज मेड एप्लीकेशन बिफोर मजिस्ट्रेट सपोर्टेड बाय टू मेडिकल सर्टिफिकेट्स, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट ऑर्डर फॉर दी एडमिशन। वही एडमिशन है, सिंपल सी। हो गई 3 लाइनें लिख के ये। अब डिस्कस करते हैं इनको, बहुत देर हो गई। छुट्टी करेंगे अब इनकी छुट्टी। सर छुट्टी क्या? हेलो, अब करेंगे छुट्टी। अब छुट्टी कैसे करनी है पहले सुन लो। वॉलेंट्री वाला छुट्टी कैसे होगा बताओ, तुम बताओगे। वॉलेंट्री पहले तो सोचो वॉलेंट्री एडमिशन क्या है। वॉलेंट्री एडमिशन कि पेशेंट विलिंग है, पेशेंट इज विलिंग, तो कौन विलिंग है तो खुद आ सकता है। और पेशेंट अगर विलिंग है, बोल रहा है मुझे दिखाओ, पर खुद नहीं आ सकता तो रिलेटिव आएंगे लेके, या फिर माइनर है खुद नहीं आएगा रिलेटिव लेके आएंगे, वो एडमिशन वॉलेंट्री कहलाएगा। तो वॉलेंट्री वाला कैसे डिस्चार्ज होगा? पेशेंट वॉलेंटरी आया था, या तो रिलेटिव एप्लीकेशन देंगे, या फिर पेशेंट खुद मेजर है, माइनर नहीं है मेजर है, तो खुद एप्लीकेशन दे सकता है कि साइकियाट्रिस्ट को कि नाउ आई एम फीलिंग बेटर एंड मेंटली हेल्दी एंड नॉर्मल। तो साइकियाट्रिस्ट और मेडिकल ऑफिसर एग्जामिन करेंगे, अगर नॉर्मल पाया गए तो छुट्टी जाओ। दूसरा, डिस्चार्ज अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वाला स्पेशल एडमिशन वाले कैसे होंगे? ये तो इनवॉलेंटरी एडमिशन है ना, ये विलिंग नहीं था। ये क्या था? ये विलिंग नहीं था, इसको लाया गया है, इसको लाया गया था। तो अब लाया गया है तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देने आएगा। जिसने छुट्टी एडमिशन का एप्लीकेशन लगाया था, रिलेटिव फैमिली मेंबर स्पाउस, वो वापस एप्लीकेशन लगाएंगे। एप्लीकेशन लगाएंगे, साइकियाट्रिस्ट और मेडिकल ऑफिसर एग्जामिन करेंगे, अगर पेशेंट मेंटली हेल्दी है तो छुट्टी। और उनसे कंसर्ट लिया जाएगा, लिख के लिया जाएगा कि आप इसका ध्यान रखोगे, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खुद को भी नहीं दूसरों को भी नहीं। अब इनका कैसे होगा? ये 4 तरह के थे अंडर रिसेप्शन ऑर्डर। एक एप्लीकेशन वाला था, दूसरा मजिस्ट्रेट के सामने था, तीसरा कोर्ट के थ्रू था, और चौथा कैदी था। तो इन चारों का जैसे एडमिशन हुआ वैसे ही होगा डिस्चार्ज। जैसे पहला एप्लीकेशन वाला तो सेम एप्लीकेशन देनी है मजिस्ट्रेट को, साथ में मेडिकल डॉक्टरों के 2 सर्टिफिकेट की पेशेंट इज नाउ मेंटली हेल्दी और स्टेबल कैन बी डिस्चार्ज, तो छुट्टी। दूसरा, पेशेंट को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। तीसरा, जुडिशियल इंक्वायरी वाला, वो भी कोर्ट के थ्रू ही होगा, कोर्ट ही ऑर्डर देगा। कैदी भी सेम वही, कैदी का भी डिस्चार्ज वैसे होगा। तो लिख लो तीनों पॉइंट। तो जैसा एडमिशन वैसा डिस्चार्ज होना है, ये ध्यान रखना है। वैसे आगे आएगा, तुम लिख सकते हो, घबराओ नहीं। तुम सोच रहे होंगे कैसे याद रखेंगे इसको, तो उसका सोल्यूशन भी है। उसका सोल्यूशन आगे तुमको लिखने को मिलेगा, घबराओ नहीं। क्या हुआ, घबरा रहे हो क्या? अच्छा, क्यों भाई, क्यों घबरा रहे हो? अच्छा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो बालिका? है जैसे गुस्से में क्यों ऐसा है? मेरे पे गुस्सा हो रही क्या? ये ले, हो गया भाई, अरे हो गया। ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना। अरे छुट्टी दे पाओगे क्या तुम? दे दोगे? लो तो करो, छुट्टी करो। कैसे करोगे? क्या है, थियरी तो था उसमें, क्या है, कुछ है तो नहीं? हम्म? कुछ यहाँ व्हील चेयर है शायद, व्हील चेयर तो पहले गोल ही बनाना तुमको, और वो साइड में जो घास दिख रही है वो भी बनाना है। जैसे गार्डन में खड़ी है व्हील चेयर। अब देखो, वॉलेंट्री वाले का एडमिशन कैसे होगा? वॉलेंट्री एडमिशन होगा, कैसे डिस्चार्ज होगा? एमओ इज मेडिकल ऑफिसर ऑफ हॉस्पिटल और रिकमेंडेशन फ्रॉम टू मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन इशू डिस्चार्ज। पेशेंट वॉलेंट्री आया था, तो डॉक्टर एग्जामिन करेंगे। अगर साइकियाट्रिस्ट ने, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब एक जनरल प्रैक्टिशनर होगा और एक साइकियाट्रिस्ट होगा। अगर दोनों ने बोल दिया पेशेंट मेडिकली फिट है, तो उस मेडिकल हॉस्पिटल का इंचार्ज छुट्टी कर सकता है, करवा दी छुट्टी। दूसरा, डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, उसका क्या होगा? तो एप्लीकेशन लगाएगा, रिलेटिव और फ्रेंड मेक एन एप्लीकेशन टू मेडिकल ऑफिसर फॉर केयर एंड कस्टडी ऑफ द पेशेंट। जिसने एडमिशन करवाया था वही एप्लीकेशन देगा कि अब मैं मरीज को ले जाना चाहता हूँ, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। तो वो एग्जामिन करेंगे, उसका केयर करेंगे, और एक बॉन्ड पेपर लिख के देंगे कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जरूरत पड़ी तो वापस भी ले आएंगे, वो सब कुछ लिख के देगा और ले जाएगा। इसके अलावा रिसेप्शन ऑर्डर वाला तुमको पता है कि जैसे एडमिट हुआ वैसे वैसे डिस्चार्ज होगा। जिसने एप्लीकेशन के थ्रू हुआ वो एप्लीकेशन देगा मजिस्ट्रेट को, जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया पुलिस ने वो वैसे ही डिस्चार्ज होगा। कोर्ट वाला कोर्ट के थ्रू होगा, और प्रिजनर भी जेलर का, जो जेल का लोग होगा, मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर एग्जामिन करके बोलेंगे, जेल में इन्फॉर्म करेंगे कि नाउ पेशेंट इज फिट, उसको वापस जेल में ले जा सकते हो, तो वो कागज कोर्ट को दिखाएगा और वापस जेल में ले जाएगा। अब लिख लो, जेल वाला आएगा वैसे, आगे तुम घबराना नहीं। एक होता है लीव ऑफ एब्सेंस, जिसको पैरोल बोलते हैं। वो क्या होता है? सुना है पैरोल पे आया है? नॉर्मल कैदी भी जेल वाले पैरोल पे आते हैं, वैसे ही मेंटली इल पेशेंट को भी पैरोल मिलती है। पैरोल का मतलब है छुट्टी। वो मैक्सिमम 7 दिन की मिल सकती है, मैक्सिमम 60 डेज। कितनी? मैक्सिमम 60 डेज की छुट्टी। वो कोई घर में फैमिली फंक्शन हो, कोई पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, खुद की शादी हो, या घर में किसी और की शादी हो, जो छुट्टी मिलती है उसको पैरोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरोल।
और ये पैरोल और छुट्टी देना कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट कहलाता है कि मेंटली इल पर्सन को भी एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं, उसके परिवार में फंक्शन में भाग लेने भेजा जा सकता है, तो वो कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट कहलाता है। बहुत 7 दिन की छुट्टी या कम पड़ जाएगी? अरे हो जाएगा काम 7 दिनों में? नहीं होगा, बढ़ानी पड़ेगी। 2 महीने काफी नहीं है? 7 दिन मतलब 2 महीने होते भाई। हाँ जी है। हाँ वो तो कोशिश आज ही करूँ तो भर ले लो भाई। आज को नहीं तो मैं तो काम हो जी कितने मजे की पूरे पे कमेंट देख रहे कैसे तो देखो ये तो मिक्स लग रही है सब सिर्फ सेक्रेटरी है। वाह भाई वाह छा गया, मतलब सुधार पहले से बहुत फर्क है, सुधार लग रहा है ना, ये अच्छे संकेत है। कुछ दोस्तों की तबीयत सही हुई क्या? कुछ तुम्हारा कुछ नहीं किसी का कुछ? ठीक है बताना बालक तुझे ठीक है? अच्छा करो बे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो नहीं लगी हुई, ठीक हो गया। अच्छा करो, कोई साथी फ्रेंड अगर बीमार है तो उसके बारे में पूछना चाहिए, क्या हुआ भाई? क्या दिए? हाँ बिल्कुल 2,000 तक एम्स में 5,000 तक कुछ नहीं करते, फ्लूइड लगाते हैं सब। कहाँ है मोरल इंजरी? किसने कर दी? मॉरल इंजरी किससे रिलेटेड है? मॉरल वैल्यूज क्या होती है? मॉरलिटी क्या होती है? हम्म? हम्म? नैतिकता। मॉरल का वर्ड होता है नैतिकता। मॉरल इंजरी वो इंजरी है अगर तुम किसी का गलत दुष्प्रचार कर दो, किसी को डिफेम कर दो, बदनामी कर दो, तो उसके लिए वो मॉरल इंजरी कहलाएगा। कि गली में घूम घूम के प्रचार कर दिया ये तो चोर है या ये कैरेक्टरलेस है या ये ऐसा है वैसा है, तो मॉरल इंजरी है। और इसमें डिफामेशन का केस बनता है। और डिफामेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिलेंडर, एक होता है लिबल। सिलेंडर का मतलब है बोला हुआ, मुंह से सबको गा रहा है, हर किसी के आगे जा रहा है, बता रहा है चोर है, अच्छा नहीं है, खराब है, बेकार है। और लिबल का मतलब होता है लिखा हुआ, पर्चे बनवा दिए, पर्चे गली में चिपका दिए दीवारों पे कि ये चोर है, चोर है, रोज अखबार के साथ पर्चे आए हैं उसके फोटो के साथ। हम्म? हम्म। लिख पाए? अरे हो गया क्या? लगता है तुम आज से अब ये छुट्टी छुट्टी कर पाओगे, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। मुझे कल और आना पड़ सकता है अगर तुम किसी स्पीड से चले तो। बढ़ाओ बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। तुमको एडमिशन के टाइप कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं पड़े, सच्ची से बताना ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। पहले तो इनवॉलेंट्री कौन वॉलेंट्री कौन है ऐसे समझो बात को। वॉलेंट्री का मतलब है विलिंग, खुद से। तो विलिंग कोई अडल्ट है जो खुद से विलिंगली हॉस्पिटल जाके एडमिट होना चाहता है और पेरेंट्स को बोल रहा है मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, तो पेरेंट्स ले जा सकते हैं। या फिर माइनर है उसको पेरेंट्स ले जा रहे हैं, तो वॉलेंट्री एडमिशन कहलाएगा। दूसरा, कोई पेशेंट अनविलिंग है, वो नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल, तो उसके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर रिलेटिव उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और एडमिट करवाते हैं, तो वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस और इनवॉलेंट्री एडमिशन कहलाएगा। कोई रोड पे उत्पात मचा रहा है, मेंटली डिस्टर्ब, पुलिस अरेस्ट करके लेके गई, वो एडमिशन ऑन रिसेप्शन ऑर्डर ऑन प्रोड्यूसिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, प्रोड्यूसिंग बिफोर मजिस्ट्रेट है, और पुलिस को 24 आवर्स में कोर्ट में पेश करना है, तब एडमिशन बनेगा। समझ में आया कुछ? चलो आगे, कितना बाकी है भाई यार? जल्दी करो जल्दी। हुआ क्या? कौन है अभी जो अभी तक लिख रहा है? भाई तुम अकेले हो गया था? नहीं हुआ? जल्दी लिखो ना यार, इतना क्या लिखते हो? वॉलेंट्री वाले का डिस्चार्ज कैसे करोगे बे? डॉक्टर एग्जामिन करेगा, उसमें 2 डॉक्टरों के सर्टिफिकेट चाहिए, एक साइकेट्रिस्ट एक जनरल फिजिशियन, लगेगा फिट है छुट्टी करो। वही स्पेशल सर्कमटेंस वाला, स्पेशल सर्कमटेंस में रिलेटिव ने एप्लीकेशन लगाई है, एग्जामिन किया जाएगा, रिलेटिव बॉन्ड भर के देगा, लिख के देगा, कंसेंट देगा कि मैं इसकी केयर करूंगा, तो छुट्टी की जा सकती है। और रिसेप्शन वाला जैसे जैसे एडमिट हुआ वैसे वैसे डिस्चार्ज होगा। कैदियों का क्या करना है, कैदियों के क्या हाल है? तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज हैव रिपोर्ट एवरी 6 मंथ अबाउट द पर्सन स्टेट ऑफ माइंड टू द अथॉरिटी। मेंटल हॉस्पिटल वालों को हर 6 महीने तक, अगर पेशेंट लंबा एडमिट रहा है कैदी कोई, तो हर 6 मंथ में रिपोर्ट सपोर्ट देनी है, रिपोर्ट सबमिट करनी है जाके वहां कि पेशेंट के अभी ऐसे हाल है। एज सुन एज दे फाइंड दैट पर्सन इज फिट टू स्टैंड फॉर ट्रायल, दे हैव टू इन्फॉर्म अबाउट सेम टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड द पर्सन हैंडेड ओवर टू द प्रिजन।
6 महीने में रिपोर्ट देनी है। उसके बाद जैसे ही मेंटल हॉस्पिटल वालों को लगा कि अब ये कैदी एकदम ठीक हो चुका है, वापस जेल भेजा जा सकता है, तो इन्फॉर्म करेंगे और वापस जेल में भेज देंगे। ये वाला डिस्चार्ज प्रोसीजर है। अब लीव ऑफ एब्सेंस का मतलब क्या, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि लीव ऑफ एब्सेंस जिसको पैरोल बोलता है, इसका मीनिंग क्या है। तो लीव ऑफ एब्सेंस का मतलब वही है कि मेंटली इल पेशेंट जो हॉस्पिटल में डिटेन्ड है, एडमिटेड है, उनको टाइम लिमिटेड लीव दी जाती है। क्या दी जाती है? टाइम बाउंड लीव और टाइम लिमिटेड लीव दी जाती है टू विजिट फैमिली, टू विजिट फैमिली। फैमिली को विजिट करने के लिए मेंटली इल पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए छुट्टी दी जाना क्या कहलाता है? लीव ऑफ एब्सेंस और पैरोल कहलाता है। और ये छुट्टी मैक्सिमम 60 डेज की हो सकती है। और इसको कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट कहलाता है। ये कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट। मुंह से क्यों लिख रहे हो? तो एडमिशन डिस्चार्ज में तुम्हारा दिमाग खोपड़ा हिल गया लग रहा है। लिखते लिखते हालात नाजुक हो गई। मैं तुम तीनों मुंह से ही लिखते रहते हो लगातार है। कॉपी खराब हो जाएगी बेटा, जो लिखा है ना वो मिट जाएगा। फोटो कॉपी कराने घूमने के बाद में नहीं। लोगोरिया तो नहीं हो रखा? लोगोरिया, लोगोरिया का मतलब है हाँ वर्बल डायरिया। माइंड में थॉट बहुत स्लो स्लो आते हैं बेटा, उसके लिए एक वर्ड बताया था, क्या था वो? थे ना पहले? दिमाग में थॉट स्लो आना क्या कहलाता है? सोचो पहले। स्लो को क्या बोलते हैं हम? हार्ट रेट स्लो, रेस्पिरेट रेट स्लो को क्या बोलते हैं? ब्रेडी लगता है। तो एक तो हो गया ब्रेडी। थॉट और माइंड से रिलेटेड वर्ड क्या है? ब्रेडीप्रीनिया। ब्रेडीप्रीनिया का मतलब होता है स्लो थॉट और स्लो थिंकिंग। भूल गए हो सब, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। क्यों भाई राहुल बाबा, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ? है ठीक बात है। अगर कोई शर्ट के बटन नहीं लगा पा रहा, जूते की फीते डोरियां नहीं बन पा रहा, कंघी नहीं कर पा रहा, इसके लिए क्या टर्म है बताओ? अरे लर्न मोटर स्किल्स का भूल जाना क्या कहलाता है? देखो कैसे दिमाग घूम रहे हैं, देखो। अबे बोलो। हाँ क्या कहलाएगा? एप्रेक्सिया कहलाएगा। एप्रेक्सिया, लर्न मोटर स्किल्स को परफॉर्म करने में दिक्कत आना एप्रेक्सिया कहलाता है। कोई खुद का थोबड़ा नहीं पहचान पाता है, ऑटोप्रेसोपेग्नोसिया कहलाता है। डिफरेंट फेसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाना क्या कहलाता है? अरे अलग अलग चेहरे नहीं पहचान पाएगा, उसको क्या कहते हैं? प्रेसोपेग्नोसिया कहलाता है। भाई याद कौन करेगा भाई? खोलिए। मुझे तो अब याद है, ये मैं भूलूंगा नहीं कभी भी। परमानेंट मेमोरी में फिट करे हुए मेरे, तो मैं तो भूल नहीं सकता। बुढ़ापे में अल्जाइमर होगा, उस टाइम भूला होगा। तब तक नहीं होगा, है ना? हो गया भाई? तो इतना क्या है भाई? अरे कैदी के लिए हर 6 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी है मेंटल हॉस्पिटल वालों को। उसके बाद जैसे ही लगे कि अब ये ठीक है, तो वापस जेल में भेज दो। इतना ही है। लीव ऑफ एब्सेंस वो लीव है जिसमें एक टाइम पीरियड और टाइम बाउंड लीव दी जाती है मेंटल इल पेशेंट को फैमिली से मिलने के लिए। इसको लीव ऑफ एब्सेंस कहते हैं। फिर दूसरे वर्ड में इसको पैरोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरोल। कैसे लिखोगे पैरोल? PA आर डबल आर है क्या? ROLE। RPAR पैरोल। LEOLE PAROLE पैरोल। तुमको पैरोल मिली क्या? हम्म 4 की मिली थी। अरे हो गया क्या भाई? मतलब कुल मिला के तुम मुझे कल और बुलाना चाहते हो इनवॉलेंटरली। थेरापेटिक कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आता है, टेक्निक्स जरूर पढ़ना है अच्छे से। अगर कल से नहीं आया तो मैं तुमको नोट्स भेज दूंगा। अरे पढ़ा देंगे भाई। हो गया अब ये? अब देखो लीव ऑफ एब्सेंस का क्या क्राइटेरिया है कि कैसे कौन एप्लीकेशन देगा। तो लीव ऑफ एब्सेंस के लिए इसको हम पैरोल बोलते हैं। ऑन एप्लीकेशन बाय रिलेटिव और अदर टू द मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, फैमिली मेंबर या रिलेटिव एप्लीकेशन देगा हॉस्पिटल में लाके और एक बॉन्ड साइन करके देगा। बॉन्ड बॉन्ड पेपर में लिखा होगा कि इस मरीज को मैं लेके जा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, वापस लाऊंगा और इसका पूरा ख्याल रखूंगा, ये ना खुद को नुकसान पहुंचाएगा ना दूसरों को पहुंचाएगा, ऐसा लिख के देंगे। लीव ऑफ एब्सेंस में भी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड ऑफ मैक्सिमम 60 डेज। सर तुमको दिख रहा है क्या? ये तुमको दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है।
तो लीव ऑफ एब्सेंस जरूर याद रखना है कि पेशेंट के रिलेटिव एप्लीकेशन देंगे कि हम रामलाल को घर लेके जाना चाहते हैं, और एक बॉन्ड पेपर पे लिखा देंगे कि हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे, ये खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दूसरे को भी नहीं पहुंचाएगा, और जो टाइम पीरियड है खत्म होने पे हम इसको वापस ले आएंगे। और ऐसी छुट्टी मैक्सिमम 60 दिन की दी जा सकती है। अब आएगा आगे आपका कम्युनिकेशन या एडमिशन और डिस्चार्ज और पेरोल सब खत्म। थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बोलो या थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बोलो, थेराप्यूटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया कुछ? थेराप्यूटिक मीन्स है, हाँ थेराप्यूटिक का मतलब क्या है भाई? भाई थेराप्यूटिक का मतलब है जो पेशेंट को रिकवरी में हेल्प करे, उसकी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करे, वो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है। अरे काय को पेशेंट से बात करनी है, क्यों रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है? जिससे पेशेंट मेंटली हेल्थी हो सके, उसका मेंटल हेल्थ प्रमोट हो सके। कम्युनिकेशन में क्या कंपोनेंट होता है? अरे एक तो सेंडर होगा, सेंडर के पास कुछ मैसेज होगा, और सामने कोई रिसीवर होगा, और फिर फीडबैक होगा। सेंडर तो होगा तभी तो, सेंडर तो सबसे पहले बोला हमने भाई सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड फीडबैक। मेथड और वे ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा वर्बल और नॉन वर्बल होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल क्या है? वर्बल में तो जो बोल रहा है वो वर्बल है, नॉन वर्बल में क्या आएगा? हाँ, गेस्चर, पोस्चर, एविएट्स है, आई कॉन्टेक्ट, ये फेशियल एक्सप्रेशन, नोडिंग, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टेक्निक्स है। ये सब तुमको आता है, वो सब हम नहीं पढ़ेंगे। हो गया लिखे अब? तो 7 दिन की छुट्टी दे दी तुमने, दे दी, जल्दी करो, दे दो छुट्टी भाई। अरे हो गई छुट्टी। अब लिखो हेडिंग थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप बोल सकते हो, थेरापेटिक कम्युनिकेशन बोल सकते हो। सीधा फेजेस देखेंगे इसका कि फेजेस क्या क्या है, क्या क्या फेजेस होती, क्या क्या फेजेस होती भाई? पहला फेज प्री इंट्रैक्शन फेज, पहला फेज क्या है? प्री इंट्रैक्शन फेज, नाम से दिख रहा है प्री इंट्रैक्शन है। यहाँ डायरेक्ट अभी पेशेंट और नर्स का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है, उससे पहले की प्लानिंग है, प्लानिंग, लोकेशन, क्या गोल है, वो सब का स्टेज है ये प्री इंट्रैक्शन फेज। इसमें क्या होगा? बिगिंस बिफोर द नर्स फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद द क्लाइंट, पेशेंट से मिलने से पहले की फेज है ये, पेशेंट से मिलने की पहले की फेज है ये। डेवलप एप्रोप्रिएट फिजिकल एंड इंटरपर्सनल एनवायरनमेंट, इस फेज में करना क्या है कि कहाँ होगा कम्युनिकेशन, फिजिकल सेटअप देखना है, कंफर्ट देखना है, सिटिंग कैपेसिटी, लाइटिंग, ये सब, पंखा, हवा, पानी, ये सब की व्यवस्था है नहीं, वो देखने वाली फेज है। इसके अलावा मन में आइडिया लगाना है पेशेंट के क्या इश्यू हो सकते हैं, एंटिसिपेट करना है पेशेंट के पोटेंशियल इश्यूज कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपको बताया कि रामलाल मेनिया का पेशेंट है, कल उसका ग्रुप थेरेपी या इंडिविजुअल थेरेपी में कम्युनिकेशन होगा आपके साथ, तो ये प्री इंट्रैक्शन फेज में आपको आइडिया लगा सकते हो कि मेनिया का पेशेंट है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वैसा आइडिया लगाने वाली फेज है। इंट्रैक्शन के लिए प्रिपेयर करना है, डिसाइड करना है हाउ इनिशियली आप पेशेंट से कैसे अप्रोच करोगे। नर्स शुड आइडेंटिफाई पर्सनल प्रीकंसीव्ड आइडियाज, स्टीरियोटाइप, बायस्ड एंड वैल्यू दैट मे इंपिंग द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। खुद की वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, प्रीकंसीव्ड आइडियाज को करना है, उसकी हैबिट कैसी, कोई स्टीरियोटाइप, कोई हैबिट तो नहीं है, बायस्ड बिल्कुल नहीं रहना है, पर्सनल वैल्यू क्या है, जो भी नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप को हैम्पर करे, अफेक्ट करे, डिस्टर्ब करे, उन फैक्टरों को भी ध्यान में रखना है। इंपिंग का मतलब है इफेक्ट करना, वो फैक्टर जो कम्युनिकेशन को, रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकते हैं, वो फैक्टर क्या क्या हो सकता है? बायस्ड, बायस्ड का मतलब क्या है? बायस का मतलब है मन में ही, खुद में ही उसके लिए ऐसे विचार बना लिया है, ये बेकार है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, ऐसे वाले आइडियाज नहीं रखने हैं। प्री कंसीव्ड आइडियाज और बायस नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। चलिए आइडेंटिफाई अभी सिखा हुआ। तो पहली फेज प्री इंट्रैक्शन फेज, जो पेशेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने से पहले की फेज है। यहाँ फिजिकल सेटअप, कहाँ, जिस एनवायरमेंट में, जिस जगह में कम्युनिकेशन होना है उसका प्लान करना है, पेशेंट के क्या क्या इश्यू हो सकते हैं उसको आइडिया लगाना है, इनिशियली पेशेंट से कैसे मिलोगे वो डिसाइड करना है, और खुद के बायस, वीकनेस, स्टीरियोटाइप, ये सब क्या है उसको भी आइडेंटिफाई रखना है, ध्यान में रखना है। तो तुम सोचोगे ये क्या पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा? इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि इन विच फेज ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन नर्स एंटिसिपेट पोटेंशियल पेशेंट प्रॉब्लम। अब तुम सोचोगे ये तो भाई साहब पहले मिलने से पहले कहा है, कम्युनिकेशन से पहले ऐसे कहा है, सोचेंगे तो तुम इसका आंसर कर दोगे सीधा वर्किंग फेज। तो पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, इसका एंटिसिपेशन और आइडिया हमको प्री इंट्रैक्शन में लगाना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी फेज में पर्सनल बायस, स्टीरियोटाइप, वैल्यूज जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं उनको ध्यान में रखना है, वो कौन सी फेज है, तो वो आपका प्री इंट्रैक्शन फेज कहलाएगा। क्या रही है, सबको थोड़ी पता है, क्या बोलते हैं इसको, उसको पूछता हूँ, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कब यूज होगा?
LMA लेरेंजल मास एयरवे है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इंट्यूबेशन चाहिए होता है, पर्टिकुलरली उन केस में यूज होता है। फोटो तो पहचान ही लोगे तुम। प्री इंट्रैक्शन फेज पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट होने से पहले की फेज है। यहाँ कम्युनिकेशन का सेटअप के बारे में डिसाइड करना है, पेशेंट की पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या हो सकती है उसका आइडिया लगाना है, प्री कंसीव्ड आइडियाज बायस्ड स्टीरियोटाइप इनका ध्यान रखना है, और इनिशियली पेशेंट को कैसे अप्रोच करोगे उसका भी ख्याल रखना है। कैसे करोगे, कैसे अप्रोच करोगे, हर किसी अनजान से पहली बार कैसे मिलते हो, क्या हाय ऐसे हाँ हाँ, सिर्फ हाय करके नहीं बताना ना, खुद को इंट्रोड्यूस भी तो करना है। अच्छा वो हाय के बाद करोगे ऐसे, या सिर्फ ऐसे हाय बाय यूं निकल गए। हो गया। कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे पूरा, बात अधूरी रह जाएगी। हो गया क्या भाई। अब पहली फेज प्री इंट्रैक्शन फेज है। कितनी बार बोलूं मैं, एक बात को बताओ कि ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यानी कि पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होने से पहले की फेज है। यहाँ फिजिकल सेटअप का डिसाइड होगा, टाइमिंग डिसाइड होगा, प्लेस लोकेशन सब डिसाइड होगा, सिटिंग कैपेसिटी लाइटिंग ये सब का ध्यान रखना है, पोटेंशियल पेशेंट की प्रॉब्लम क्या हो सकती है उसको एंटिसिपेट करना है। इसके अलावा इनिशियली पेशेंट से कैसे कम्युनिकेट करना है ये डिटरमाइन करना है, डिसाइड करना है। फिर कंसीड आइडियाज बायस स्टीरियोटाइप इन सबको वैल्यूज आइडियाज इन सबको भी माइंड में रखना है कि ये कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब ना करे, अफेक्ट ना करे। अब दूसरी फेज आती है आपकी ओरिएंटेशन फेज और इंट्रोडक्टरी फेज। नाम से दिख रहा है ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्टरी, तो यहाँ एक्सेप्टेंस रेपर्टस एंड बाउंड्रीज क्या क्या एस्टेब्लिश करनी है इंट्रोडक्शन में ही। एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। रेपर्ट क्या है, रेपर्ट क्या होता है, रेपर्ट क्या है, व्हाट इज रेपर्ट। हम्म 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 चलो बोलो कोई तो। रेपर्ट इज प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन भी ठीक है। पहले पेशेंट को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मरीज जैसा है जो भी है उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद हम प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन से ही रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन और इफेक्टिव रिलेशनशिप, रेपर्ट को सिंपल वर्ड में बोल सकते हो इफेक्टिव रिलेशनशिप जिसमें ट्रस्ट का होना भी जरूरी है, और बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का मतलब लिमिटेशंस, लिमिटेशन भी एस्टेब्लिश करनी है। इसके अलावा खुद को इंट्रोड्यूस करना है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंड डेजिग्नेशन करो इंट्रोड्यूस। खुद को इंट्रोड्यूस करना है पेशेंट को, कैसे करोगे। अरे करो तो। क्या जा क्या बोलोगे राहुल में अरे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे करोगे, वो तुम्हारा भी हाय आगे लगा सकते हो, हाय लगा सकते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम यानी कि सर नेम और आपका डेजिग्नेशन कि हाय आई एम मिस्टर राहुल, राहुल सक्सेना, हाय आई एम राहुल सक्सेना, आई एम योर नर्स। ऐसे ही बताना पड़ेगा भाई, बस ऐसे ऐसे नहीं बताना है। इसके अलावा पर्पज आइडेंटिफाई करना है, पर्पज एंड टाइम फ्रेम ऑफ रिलेशनशिप, कितने ड्यूरेशन तक कम्युनिकेशन होना है, टाइम फ्रेम और उसका पर्पज क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। पेशेंट की नीड और स्ट्रेंथ क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। पेशेंट के बारे में डाटा कलेक्ट करना है, ये जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है कि कलेक्ट डाटा एंड फॉर्म बेसिस फॉर डायग्नोसिस एंड क्लाइंट सेंटर गोल। यहाँ पेशेंट के बारे में डाटा कलेक्ट करना है, पेशेंट का डायग्नोसिस बनाना और गोल सेट करने हैं। इसके बाद टर्मिनेशन एंड सेपरेशन, ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि टर्मिनेशन एंड सेपरेशन ऑफ रिलेशनशिप आर डिस्कस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ टाइम लिमिटेड नेचर ऑफ रिलेशनशिप। क्वेश्चन ऐसे आता है कि टर्मिनेशन और सेपरेशन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन की कौन सी फेज में डिसाइड होना चाहिए, तो कौन सी फेज में डिसाइड होगा, ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्टरी फेज में डिसाइड होगा। ओरिएंटेशन जिसको हम इंट्रोडक्टरी फेज बोलते हैं, इस फेज में पेशेंट को एक्सेप्ट करना है, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करनी है, लिमिटेशन और बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करनी है। तो ओरिएंटेशन में जो मेन चीज है वो ट्रस्ट, रेपर्ट, रेपर्ट का मतलब इफेक्टिव रिलेशनशिप। इफेक्टिव रिलेशनशिप कब होगी, जब आप एकदम पेशेंट के साथ फ्रेंडली ट्रीट करोगे, है फ्रेंडली ट्रीट करने से ही इफेक्टिव रिलेशनशिप डेवलप होगी। तो आप फ्रेंडली ट्रीट करोगे उसको रेपर्ट कहेंगे। ट्रस्ट एंड बाउंड्री एंड लिमिटेशन एस्टैब्लिश करना है, खुद को इंट्रोड्यूस करना है। उसके अलावा पर्पज और टाइम लिमिट का डिसाइड होगा, पेशेंट के बारे में पूरी डाटा कलेक्ट करना है जिससे उसको पेशेंट सेंटर्ड गोल और डायग्नोसिस बनाया जा सके, और सेपरेशन और टर्मिनेशन का भी डिसाइड करना है।
हो गया? नहीं, लिखे जाओ लिखे जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ, पर याद मत करना कुछ। गालियां देनी? हाँ, बुखार हो गया, लिखते लिखते बुखार होना? वाह भाई, ये तो नई बीमारी आई है, लिखते लिखते बुखार आ जाना, इसको क्या कहेंगे भाई? है? हो गया अब? तीसरी वर्किंग फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, वर्किंग फेज। वर्किंग फेज में सबसे पहले मेन काम सारा है एक्सप्लोर फोकस ऑन इवैल्यूएट द पेशेंट कंसर्न एंड प्रॉब्लम अकर्स। पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है उसी को पूरा उसी पे रिसर्च करना है, उसी को इवैल्यूएट करना है, उसी पे फोकस करना है। एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड एक्टिव लिसनिंग असिस्ट द क्लाइंट टू एक्सप्रेस थॉट एंड फीलिंग। आपका एटीट्यूड हमेशा एक्सेप्टेंस वाला होना चाहिए और बीच में ना बोल सिर्फ सुनना है। एक्टिव लिसनिंग आपको बताता है आपका काम सुनना 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 है, जो पेशेंट ताकि फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। बीच में टोकोगे तो पेशेंट खुल के बातें बता नहीं पाएगा। एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, पेशेंट के साथ मिलकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यूजेस इंटरपर्सनल स्ट्रेटजी टू हेल्प द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज। पेशेंट को हेल्प करना है कि इस सिचुएशन को आप कैसे डील कर सकते हो, कोपिंग स्ट्रेटजीज बनानी है और पेशेंट को बताना है कि इस वाली सिचुएशन को आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा एनकरेज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ मैनेजमेंट व्हेन नॉट पॉसिबल टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस। पेशेंट को मोटिवेट करना है कि छोटी छोटी समस्याएं जिंदगी की खुद मैनेज कैसे कर सकते हो, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। तो ये सारे टास्क होंगे वर्किंग फेज में। तो वर्किंग फेज में पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम पे काम करना है, एक्चुअल प्रॉब्लम पे काम करना है और एक्चुअल प्रॉब्लम के काम करके पेशेंट को एनकरेज करना है कि इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म और स्ट्रेटेजी को कैसे यूज किया जा सकता है और सेल्फ मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट को एक्टिवली सुनना है ताकि पेशेंट फ्रीली अपनी प्रॉब्लम बता सके, अपने विचार और आइडियाज एक्सप्रेस कर सके फ्रीली। इसलिए उसमें हमारा रोल है एक्टिव लिसनर। कैसा रोल है? एक्टिव लिसनिंग का रोल लेना, बीच में टोकना नहीं है। जो पेशेंट बता रहा है वो आपका एटीट्यूड एक्सेप्टेंस वाला होना चाहिए और ध्यान से सुनना है, यूं नहीं मुंह बना के करे होगा। तो ध्यान से सुनते हुए जिनके हाथ थके हैं वो पैर से लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर दूसरे हाथ से लिख सकते हो, दूसरे हाथ से भी लिखने की प्रैक्टिस करें ताकि दोनों हाथों से लिखने की आदत हो जाएगी। वो थ्री इडियट में वायरस लिखता है दोनों हाथों से यूं, वीरू शास्त्र बुद्धे। तुमने देखी नहीं होगी थ्री इडियट? देखी थी? तो तुम छोटे हो गए 2-3 साल के? सिक्स में थे? क्या करोगे वर्किंग फेज में? नाम से दिख रहा है वर्किंग फेज, यहाँ एक्चुअल जो पेशेंट की प्रॉब्लम थी उस पर काम करना है। बालिका बात मत कर, मुंह पे हाथ रख के दिख रही मुझे। हाँ, हाँ तुम आई। हाँ तुम लिखी मेरे को यूं हाथ रख के हो गई? हो गई क्या? बात हो गई? नहीं हुई? और करोगी? मैं मुझसे बात हो गई बोले नहीं, बोले और करोगी अभी? वर्किंग फेज में जो प्रॉब्लम है उस पर काम करना है। पेशेंट को इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म, अल्टरनेटिव वे ऑफ कोपिंग और सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ सिचुएशंस ये सब सिखाना है। हो गया लिख के? नहीं। लास्ट फेज टर्मिनेशन फेज है। टर्मिनेशन फेज, कम्युनिकेशन फेज में क्या होगा? रीइवैल्यूएट किया जाएगा कि जो गोल और डायग्नोसिस और टारगेट सेट किए थे, जो मकसद था कम्युनिकेशन का, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर पूरा हो गया है तो रिलेशनशिप कैन बी टर्मिनेटेड और अगर गोल डज नॉट मेट तो हमको रीप्लान करना है। क्या करना है? रीप्लान, री स्ट्रेटेजी ये बना सकते हैं। टर्मिनेशन और सेपरेशन फेज, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर टर्मिनेशन एंड सेपरेशन ऑन इनिशियल कॉन्टैक्ट। इवैल्यूएट प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। पहले इवैल्यूएट करना है कि जो मकसद था कम्युनिकेशन का वो पूरा हुआ कि नहीं। हाँ, अच्छा लिखा नहीं पाई, क्या कर रही थी बेटा पहले? इसके अलावा आइडेंटिफाई रेस्पॉन्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड सेपरेशन सच एज, ये सेपरेशन की जो रिएक्शन होती है पेशेंट की वो या तो एंगर हो सकता है या डिस्टेंसिंग फ्रॉम द रिलेशनशिप और रिटर्न ऑफ सिम्टम और डिपेंडेंसी हो सकता है। रिटर्न ऑफ सिम्टम का मतलब पेशेंट पहले भी जिस प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे थे कि पेशेंट को सिखाया है कि थोड़ा सा टेंशन आए तो आप रोया मत करो, तो आप पेशेंट को पता चला है कि अब काउंसलिंग पूरी होने वाली है तो वापस वो सिम्टम आ सकता है, वापस रोने लग गई है, वापस वो सिम्टम आ सकता है। डिपेंडेंसी शो कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस हो सकता है, पता है ना, ट्रांसपेरेंस एंड काउंटर ट्रांसपेरेंस। इसके अलावा पेशेंट को हमें यहाँ एनकरेज करना है कि फीलिंग को एक्सप्रेस करो अबाउट टर्मिनेशन, आइडेंटिफाई द क्लाइंट स्ट्रेंथ एंड एंटिसिपेटेड नीड फॉर द फॉलो अप केयर। फर्दर फॉलो अप की जरूरत है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है और असेस करते हुए टाटा बाय बाय करना है। और यहाँ ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस को असेस करना है। ट्रांसपेरेंस में क्या होगा कि पेशेंट खुद के इमोशनल थेरापिस्ट पे ट्रांसफर करेगा, उसको लगता है कि जो थेरापिस्ट है वो जस्ट लाइक हिज फादर सिस्टर ब्रदर वाइफ अकॉर्डिंग टू जेंडर हो सकता है पेशेंट का और थेरापिस्ट का। वहीं काउंटर ट्रांसपेरेंस में थेरापिस्ट को लगेगा कि पेशेंट उसके फादर मदर वाइफ हस्बैंड कुछ के जैसे हो सकता है। तो ट्रांसपेरेंस एंड काउंटर ट्रांसपेरेंस नॉर्थ साइड में भी क्वेश्चन आया था, तो तुमको जरूर याद रखने होते हैं। लिखा हुआ है वैसे तुम्हारे पहले लिखा हुआ है, साइको एनालिसिस में लिखा हुआ है ना? हाँ,
तो बेटा यहाँ से हाथ दुख रहा है क्या? यहाँ से दोबारा यूं किधर खाएगा विकास? हो गया? कागज में क्या लिख रहे हो भाई? कॉपी का है? किताब का है? कॉपी खत्म हो गई है। कितने पेज के नोट्स बने होंगे तुम्हारे सेक्रेटरी कह रहे? 400? तो तुम्हारे लिखने ऊपर है ना, कहीं 300 बोल रहे हैं, कोई 400, कमी है 200। और लिखने पे है, कई लोग बहुत सारा लाइनें छोड़ छोड़ के लिखते हैं। 500 तो नहीं होगा। हम्म? चलो इसके आगे का कल पढ़ेंगे। क्या हुआ? तो आपको याद रखने की चीज क्या क्या है? कुछ नहीं है। तो बेटा क्यों टेबल तोड़ी तुमने हमारी आज? है? जो हमारी बेंच है किसी तुमने फालतू में, कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे बहुत सिंपल है, इसमें जोर लेने वाली चीज नहीं है। एडमिशन में याद रखना है वॉलंटरी इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब जो अपने आप आ रहा है या माइनर को रिलेटिव लेके आ रहा है। वॉलंटरी एडमिशन है, इनवॉलंटरी में पेशेंट विलिंग नहीं है, रिलेटिव लेके आ रहे हैं, फ्रेंड्स लेके आ रहे हैं, वो इनवॉलंटरी एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कहलाएगा। वही रिसेप्शन ऑर्डर में 4 तरह के होंगे, एक ऑन एप्लीकेशन, एक प्रोड्यूसिंग ऑन मजिस्ट्रेट, और एक होगा जुडिशियल इंक्वायरी इंक्वेस्ट वाला, और एक होगा मेंटली इल प्रिजनर वाला। मेंटली इल प्रिजनर वाला, ये 4 तरीके हैं, ये याद रखना है। डिस्चार्ज जैसे एडमिट होंगे वैसे डिस्चार्ज होगा। लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पेरोल बोलते हैं, मैक्सिमम 60 डेज की दी जा सकती है, ये भी याद रख लेने का है। इसके अलावा कम्युनिकेशन की 4 फेजेज याद रखनी है। कम्युनिकेशन में 4 फेजेज, 4 फेजेज में क्या क्या? पहला है प्री इंट्रोडक्शन, या प्री ओरिएंटेशन बोल सकते हो, प्री इंट्रोडक्टरी बोल सकते हो ना। पोटेंशियल पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम क्या हो सकती है ये सोचना है। वीकनेस स्टाइल के बारे में सोचना है। फिर इंट्रोडक्शन वाला है, इंट्रोडक्शन में आपको वर्किंग, इंट्रोडक्शन में क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है नेम और सरनेम से और डेजिग्नेशन से। और इसके अलावा एक्सेप्टेंस ट्रस्ट रिपोर्ट एस्टैब्लिश करना। वर्किंग फेज आ गई है, पेशेंट के आपको मेन जो गोल थे उस पर काम करना है, जो डायग्नोसिस सेट किए उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काम करना है। इसके अलावा जो प्री इंट्रोडक्शन फेज थी उसमें हमें टर्मिनेशन और सेपरेशन डिसाइड करना है, ये याद रखना है। इसके अलावा उसी में बताया ना प्री में। हाँ, इसके अलावा लास्ट फेज टर्मिनेशन वाली है। टर्मिनेशन में रिवॉल्व करना है, जो गोल सेट किए थे वो मिले, फुलफिल हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो रिप्लान करना है, अदरवाइज सेपरेट और टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप करना है। ओके टाटा बाय बाय करना है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। धन्यवाद। कोई आया नहीं आज ये लेने, मैं ही एंड करता हूँ लगता है।